नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है पर्सनालिटी। आइए उसके विषय में जानते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि पर्सनालिटी हमारी नज़रों में सबसे पहले क्या स्ट्राइक करता है जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं। पर्सनालिटी का मतलब हम ज़्यादातर तौर पर बाह्य रूप देखते हैं। कोई भी व्यक्ति किस तरीके से स्वयं को कैरी करता है, जिसमें हम उसके जूते, उसके कपड़े, उसकी घड़ी, उसका हेयर स्टाइल सब कुछ देख लेते हैं, उसका कॉन्फिडेंस, उसका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ देख लेते हैं और हम ये कह देते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, क्या गजब की पर्सनैलिटी है। भले ही हमने उस व्यक्ति से बात भी नहीं की हो, लेकिन बाह्य तौर पर वो व्यक्ति कैसा है और किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करता है, उसके हिसाब से हम कह देते हैं कि ये इसकी पर्सनैलिटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। लेकिन असल में देखा जाए तो पर्सनैलिटी के मापन के लिए ना तो कोई शब्द का प्रयोग किया जा सकता है और ना ही किसी मापदंड पर उसको मापा जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको पर्सनैलिटी के विषय में कुछ जांचना हो, परखना हो कि पर्सनैलिटी को कैसे स्टडी करेंगे, तो इसके दो तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका है सब्जेक्टिव मेथड, दूसरा ऑब्जेक्टिव मेथड है। आज हम सब्जेक्टिव मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्टिव मेथड में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस पूरे के पूरे मेथड में आप देखिए कि कुछ चीज़ें आपको लिखी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है साक्षात्कार विधि। आजकल आप जब कभी भी टेलीविज़न खोलते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, तो उसमें पॉडकास्ट नाम से आपको कोई एक व्यक्ति इंटरव्यू लेता और दूसरा व्यक्ति इंटरव्यू देता नज़र आता होगा, सुनाई देता होगा और आप सुनते भी होंगे। तो वो क्या है? इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब ही है कि साक्षात्कार हुआ है, यानी साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू मेथड हुआ है। इंटरव्यू मेथड एक तरीका है जिससे हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के विषय में जान सकते हैं। कोई व्यक्ति दूर से हमें भले ही कैसा दिख रहा है, लेकिन वो असल में कैसा है, अंदरूनी तौर पर कैसा है, उसके जीने के ढंग, उसकी आशा निराशा, उसकी आकांक्षाएं, उसके लक्ष्य, वो रुकावटें और उन रुकावटों से पार पाने का तरीका, वो क्या था उसके जीवन में, वो सब चीज़ें हम एक इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। आपको पता ही है कि इंटरव्यू में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके आधार पर व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है और जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें बचपन के बारे में पूछा जाता है, किस तरीके का उनका माहौल रहा, कैसी उनकी परवरिश रही, स्कूलिंग कैसी थी, कॉलेज कैसी थी, वर्क कल्चर कैसा था, उनकी रुचियाँ क्या थी, उनकी आकांक्षाएं क्या थी, उनकी आशाएं क्या थी, उनके लक्ष्य क्या थे, क्या उनकी रुकावटें थी, कैसे उन्होंने पार पाया, किस तरीके से उन्होंने अपनी जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाया और कैसे नाम पाकर वो महसूस करते हैं और क्या वो करना चाहते हैं, क्या वो नहीं करना चाहते हैं। वो दुनिया भर के सवाल आप साक्षात्कार में सुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि साक्षात्कार, ये तो हमें समझ में आ गया कि एक व्यक्ति इंटरव्यू देने आया है और उसके विचार सुनकर हम ये देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जो बाहर से देखने में तो हमें बहुत बढ़िया लग रहा था या बहुत ही साधारण लग रहा था, लेकिन अंदर से ये बहुत स्ट्रांग है। कोई बहुत साधारण से दिखने वाला व्यक्ति एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो सकता है। वो हम साक्षात्कार के माध्यम से एक मान के चल सकते हैं, मापन हम कर सकते हैं। लेकिन हर एक चीज़ के बेनिफिट्स और नुकसान होते हैं। साक्षात्कार आपने सामने से सुना, ये उसके बेनिफिट है, लेकिन नुकसान क्या है? कई बार बहुत ज़्यादा समय साक्षात्कार लंबा होता है, कई प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से व्यक्ति नहीं दे पाता है। ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति अपने भय, अपनी हिचकिचाहट, अपने फेलियर, असफलता के बारे में बहुत ही ओपन तरीके से बोले। हो सकता है कि वो कुछ बातें अपने तक रखना चाहता है, हो सकता है कुछ बातें ऐसी हैं जो वो पब्लिक तक नहीं पहुंचाना चाहता, या किसी एक व्यक्ति वर्ग तक, या कोई एक थॉट, एक सोच, उसका एक सोचने का नज़रिया वो आगे नहीं प्रेषित करना चाहता है, नहीं आगे बढ़ाना चाहता है, उसको प्रसारित नहीं करना चाहता है। तो ऐसे टाइम पर एक पहलू ऐसा रह जाएगा उस व्यक्ति का, या कुछ पहलू ऐसे रह जाएंगे उस व्यक्ति के जो इंटरव्यू में कवर नहीं हुए। उस व्यक्ति ने उसका जवाब देना ठीक नहीं समझा, या जवाब दिया नहीं, या ठीक ढंग से नहीं दिया, समय बहुत ज़्यादा था, हो सकता है कि एक नीरसता आ गई हो, वो व्यक्ति ना अब आपके सवालों के उतने एंथुजियास्टिकली, उत्साहपूर्वक जवाब देना चाहता है। ऐसे कई और कारण हो सकते हैं जो इंटरव्यू को बाधित कर सकते हैं। बाधित इन द सेंस कि उसके जवाब जो जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो जवाब देने में उतने सुगम ना हो, उतने सहज ना हो, बाधा महसूस कर रहे हों और शायद सटीक जवाब ना भी दें, आप नहीं आकलन कर सकते। ठीक है ना? तो ये हमारा पहला साक्षात्कार विधि, और उसके क्या हम साक्षात्कार में क्या सवाल अक्सर हम पूछते हैं और क्या उसकी कमियां रह जाती हैं, दोष जिनको हम बोलते हैं। दूसरा है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी।
आपने अधिकतर बड़े लोगों को अपनी आत्मकथा लिखते देखा होगा, जहां पर उन्होंने अपने विषय में विस्तार से बताया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने इंटरव्यूज़ में नहीं बताई, हो सकता है कि कभी पब्लिश भी नहीं हुई हो, लेकिन वो सब चीज़ें उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में लिख दी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से लोगों को पता चलती हैं किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, जो सैकड़ों इंटरव्यूज़ के बाद भी नहीं पता चली, जो करीबी लोगों ने भी नहीं बताई, जो लोग साथ में रह रहे थे एक व्यक्ति विशेष के, उनको भी जो बातें नहीं पता थी वो भी कई बार आपको ऑटोबायोग्राफीज में लिखी हुई मिल जाती हैं। ठीक है ना। ऑटोबायोग्राफी में बहुत ही विस्तार के साथ छोटे और बड़े हर एक इंसिडेंट्स और हर एक सच्चाई को व्यक्ति लिखता है। ये तो हमारी बात हो गई अच्छी कि चलो हमने ऑटोबायोग्राफी देखी और हमने पढ़ा उसको और हम जान गए कि ये व्यक्ति जो इतना साधारण है असल में कितना स्ट्रांग है, या जो इतना स्ट्रांग है असल में उसके अंदर बहुत सारी ऐसी भी कमियां थी जिनसे वो लगातार जूझ रहा था। ये हम मानकर चलते हैं। लेकिन ऑटोबायोग्राफी के दोष क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये समझिए कि ऑटोबायोग्राफी यानी अपने विषय में बात करना, लिखना, उसमें भूतकाल का अधिक वर्णन होता है, क्योंकि व्यक्ति एक ऐसी उम्र में आ गया है जहां उसने एक पड़ाव पा लिया है और अब वो पुरानी बातों को बचपन से लेके अब तक का, जब वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनके हमारे सामने बैठे हैं तो उन्होंने अपने जितना भी भूतकाल की घटनाएं हैं, जो भी भूतकाल का उनका जीवन था, जो भी प्रेरणाएं थी, जो भी फेल्योर था, वो सारा उन्होंने समअप किया है, लिखा है। उसमें भूतकाल का अधिक वर्णन किया जाता है। ठीक है ना। और अनुभव और लक्ष्य का अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से तो हमने देखा नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी वो लिखते हैं वो ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से हम पढ़कर उस व्यक्ति का आकलन करते हैं पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट में। अब इसमें एक सबसे बड़ा दोष क्या है भाई? ऑटोबायोग्राफी आप लिख रहे हैं, हो सकता है आप बातों को बढ़ा चढ़ा कर लिख दें, हमें तो नहीं पता, हम तो थे भी नहीं, आपके जो बचपन के लोग हैं उनको भी ये बातें शायद नहीं पता है, या वो व्यक्ति अब है नहीं। उन बातों की सत्यता साबित करने के लिए या परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि ठीक है लिख दिया तो बढ़िया बात है, बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, असत्य भी लिख सकते हैं। आपको क्या पता कि उस व्यक्ति ने जो कुछ भी लिखा है वो एकदम सत्य ही है। तो ये सबसे बड़ा दोष है ऑटोबायोग्राफी का। फिर आ जाता है व्यक्तिवृत्त विधि। इसका मतलब होता है कि केस स्टडी। केस स्टडी, एक व्यक्ति, उसके विषय में आप स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी करने के लिए क्या चाहिए? मुझे आपके, आपको मेरे, या हमें किसी एमिनेंट व्यक्ति के विषय में पढ़ना है, हमें जानना है कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इन व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है। हम ऑटोबायोग्राफी नहीं देख रहे, हो सकता है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी भी ना हो, हम साक्षात्कार भी नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर आप केस स्टडी कर सकते हैं। केस स्टडी में व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी तथ्यों को रिकॉर्ड किया जाता है। जितने भी तथ्य हैं उनसे संबंधित उन सभी को आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद आप उनका विश्लेषण करते हैं, उन तथ्यों को देखते हैं। वो तथ्य उनके जीवन से संबंधित होते हैं, जिसमें सारे इमोशंस, सारी रुकावटें, सारे मोटिवेशन, सारे इंस्पिरेशन, सब कुछ आ जाता है। आप पूरा एक बढ़िया रिकॉर्ड बना लेते हैं। उन रिकॉर्ड को बनाकर उस व्यक्ति ने ऐसी ऐसी स्थितियां जो भी उसके सामने आई, वो भले ही विषम थी या फिर वो उनके अनुरूप थी, जिन भी स्थिति परिस्थिति का उन्होंने सामना किया, या जो और कठिनाइयाँ या जो और सुगमताएं उनको मिली उनके जीवन भर में, उन सब को आपने रिकॉर्ड कर लिया, उन सब का आपने रिकॉर्ड ले लिया। रिकॉर्ड लेने के बाद उनका विश्लेषण किया, और विश्लेषण के बाद, यानी तथ्य का मतलब क्या है, पूरा इतिहास आपने खंगाल लिया, पूरे इतिहास को आपने रिकॉर्ड फॉर्म में रख लिया, और उसके बाद फिर आपने उस व्यक्ति का विश्लेषण किया। समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जा सकता है। अब इसमें समायोजन कर सकते हैं, आप एडजस्ट करके सोच सकते हैं, मान के चल सकते हैं कि ठीक है ये पर्सनैलिटी इस तरीके से रही होगी, इन्होंने एक पर्टिकुलर समस्या का समाधान ऐसे किया जैसे बाकी का क्राउड नॉर्मली नहीं करता, तो ये तो व्यक्ति विशेष है, स्पेशल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपके अपने परसेप्शंस हो सकते हैं। अब इसके दोष क्या है? दोष है, अच्छा, परसेप्शन का मतलब ये नहीं कि आप कोई धारणा बना लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो आपने सामग्री इकट्ठी की, जो आपने उन व्यक्ति का इतिहास जाना, उनके तथ्यों का विश्लेषण किया, उसके बाद फिर उन तथ्यों के विश्लेषण के बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे ना कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, उन तथ्यों के हिसाब से आप पहुंचे। तो ये तो चलिए आपने एक पर्सनैलिटी का विश्लेषण कर लिया, लेकिन अब इसके दोष क्या है, यानी कमियां क्या है? पहली बात तो सामग्री इकट्ठा करना, उस व्यक्ति के विषय में जितनी भी जानकारी है उन सबको इकट्ठा करना, फिर उनका रिकॉर्ड बनाना। इन सब के लिए विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत है। कितना तो संयम चाहिए,
एक बढ़िया ट्रेनिंग चाहिए, व्यक्ति के पास बहुत धैर्य होना चाहिए, अधिक लोगों से मिलना जो उस व्यक्ति के संपर्क में थे, वो बचपन में, उनकी युवावस्था में, उनके काम के टाइम पर और उनके फेलियर के टाइम पे, उनके सक्सेस के टाइम पे, उनके जो मोटिवेटर्स थे, उनके जो उनको पीछे खींचने वाले लोग थे, जो लोग उनको डीमोटिवेट करते थे, दुनिया भर के लोगों से आप मिलेंगे। और सामग्री इकट्ठी करने के लिए तो आपको डेफिनेटली जाना पड़ेगा ना उस क्राउड में, तो एक बहुत ही विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। अच्छा, व्यक्ति के संबंधित सूचनाओं को दर्ज करना, फिर सारी सूचनाओं को आपको लिखना है। और अब इसमें सबसे बड़ी क्या दोष क्या है? सबसे बड़ा, मान लीजिए मुझे ये ड्यूटी दी गई कि एक XYZ व्यक्ति के बारे में मुझे जानकारी लेकर आनी है। अब उस व्यक्ति के बारे में मेरा खुद का पर्सनल बहुत अटैचमेंट है, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, एक पर्टिकुलर व्यक्ति, यानी मेरे मन में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो हो सकता है कि जब मैं इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके इनका विश्लेषण में सहायता दूँ, तो हो सकता है कि मेरा सॉफ्ट कॉर्नर डोमिनेट कर जाए। या मान के चलिए कि एक व्यक्ति के विषय में मैं पहले से ही नकारात्मक हूँ, और नकारात्मक होने के बाद क्योंकि मुझे उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट पढ़ना था, तो मैंने वो सब चीज़ें दर्ज तो कर ली, लेकिन जो मेरा विश्लेषण है उसमें स्पष्टता या ईमानदारी का प्रयोग हो सकता है कि ना हो। तो स्पष्टता, पहली बात तो सामग्री इकट्ठी करना, उसके बाद उन सबको रिकॉर्ड बनाना, रिकॉर्ड बना के स्पष्ट तौर पे रखना, फिर उनका विश्लेषण करना, और विश्लेषण में स्पष्टता और ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई बायसनेस नहीं हो सकता। और अगर बायसनेस होता है या सामग्री इकट्ठी करने में प्रॉब्लम है, या जो व्यक्ति सामग्री इकट्ठी कर रहा है वो प्रशिक्षित नहीं है, तो ये सारे के सारे दोष में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको पूरी तरीके से पता नहीं चलेगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा था या कैसा है। प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनियर, ये बहुत सिंपल है। एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार कर दी जाती है। मान लीजिए कि मुझे एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी के विषय में जानना है, तो मैं उस व्यक्ति विशेष को वो सूची दे दूंगी प्रश्नों की, और व्यक्ति की ही नहीं, कुछ व्यक्तियों की पर्सनैलिटी कैसी है मुझे वो अगर देखना है, तो उस ग्रुप ऑफ पीपल, यानी उस पूरे समूह को मैं ये सेम क्वेश्चंस दे दूंगी, इन लोगों में बांट दूंगी। जब ये क्वेश्चंस इनके पास आ जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस के जवाब जो वो लोग दे देंगे, तो उन जवाबों को फिर हम इकट्ठा कर लेंगे, और जवाबों को इकट्ठा करने के बाद उनकी जो भी विशेषताएं हैं उनका मूल्यांकन करेंगे। यानी इस पूरे प्रश्नावली विधि में प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है, प्रश्नों की सूची व्यक्ति या व्यक्तियों में बांट दी जाती है, और फिर उनके उत्तर मांगे जाते हैं, फिर उनके उत्तरों का विश्लेषण किया जाता है, और मूल्यांकन किया जाता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मान के चलिए कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए आप एक मान के चलिए कि आपने एक बार बना लिया, या फिर आपने मार्क्स बना लिए कि भाई 10 में से 5 नंबर हम इस व्यक्ति को देंगे जो एक पर्टिकुलर स्थिति में दृढ़ता के साथ खड़ा रहेगा, झुकेगा नहीं, अपनी बात पे अड़िग रहेगा, या फिर डामाडोल नहीं हो जाएगा किसी भी स्थिति में। इस तरीके से आप जो क्वेश्चंस बनाते हैं उनके आंसर्स का मापन भी आप मार्क्स के हिसाब से कर सकते हैं, बार के हिसाब से कर सकते हैं, मूल्यांकन के अलग अलग विधि होते हैं वो आप कर सकते हैं, और फिर मूल्यांकन आप करेंगे। चलिए, अब मूल्यांकन करने के बाद आप ये देखेंगे कि उस व्यक्ति के विषय में आपने सब कुछ जान लिया। ठीक, तो चलिए, ये तो हमें बढ़िया मेथड लग रहा है। तो इसके दोष क्या है? लेकिन दोष ये है, मुझे आपकी पर्सनैलिटी पढ़नी थी, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस की सूची दे दी, उन क्वेश्चंस में दुनिया भर के क्वेश्चंस हो सकते हैं जिससे मैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ सकती हूँ, जान सकती हूँ, विचार कर सकती हूँ, मूल्यांकन कर सकती हूँ। मैंने वो क्वेश्चंस तो आपको दे दिए, ये मेरा काम था, लेकिन क्या उन सारे सवालों के जवाब आपने सही लिखे हैं, या उस व्यक्ति ने सही लिखे हैं जिसका मूल्यांकन हम करने जा रहे हैं, जिसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी पर्सनैलिटी हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो व्यक्ति हमें सच में स्पष्टता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ जवाब लिखकर देंगे? अधिकतर अगर नहीं देंगे तो ये बहुत बड़ा दोष है, दे देंगे तो हमें सही सही पर्सनैलिटी पता चल जाएगी। लेकिन अगर दोष की बात की जाए तो स्पष्टता और ईमानदारी से उत्तर देने में सबसे पहली बात बहुत सारे लोग संकोच करते हैं। स्पष्ट और ईमानदार जवाब देना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। और ये मान के चलिए कि क्योंकि ये तो है, ये व्यक्तिनिष्ठ एक प्रक्रिया है, आपकी पर्सनल लॉयल्टी है उसमें जुड़ी हुई, आप कितने लॉयल हैं उन क्वेश्चंस को लेकर, ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। जिस व्यक्ति को हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एनीवे, अब ये हमारा सब्जेक्टिव मेथड है, ऑब्जेक्टिव मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको पर्सनालिटी का
पर्सनैलिटी क्या है वो स्टडी करनी है, किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है वो स्टडी करनी है, तो सब्जेक्टिव मेथड में आपके पास ये 4 मेथड हैं: साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, व्यक्तिवृत्त विधि। व्यक्ति के आसपास ही आपने एक घेरा बना लिया है, केस स्टडी, प्रश्नावली मेथड, क्वेश्चनर मेथड। ठीक है, सबके अपने अपने फायदे हैं, सबके अपने अपने दोष हैं। दोष का मतलब ये होता है कि ऐसा हो सकता है, ये संभावना है कि व्यक्ति झूठ बोल दे, बढ़ा चढ़ा के बोल दे, असत्य बोल दे, ईमानदारी ना करे, ठीक से उत्तर ना दे। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ही ईमानदार हैं, अपने विषय में बोलना ही नहीं चाहते कोई ऐसी बात जो असत्य है, अपने कंधे पे ये असत्य वाला बोझ लेना नहीं चाहते, तो आप उनकी एग्जैक्टली सही पर्सनैलिटी का आकलन कर लेंगे। एनीवे, ये एमए प्रीवियस का एक टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। टॉपिक में पूछा जाएगा पर्सनैलिटी का आकलन आप कैसे करेंगे, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लिखे जाएंगे। इस लेक्चर में हमने सब्जेक्टिव कवर किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। इस पूरे लेक्चर में अगर कहीं कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो खुशी के साथ पूछ लीजिएगा। बाकी शिक्षा सब्जेक्ट से अपना संबंध, अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।